नमस्कार प्रिय साथियों, मैं सुनी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी फाउंडेशन एकेडमी पर। तो प्यारे साथियों, बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। हमें पूरी उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और फर्स्ट क्लास अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि जो आपकी एनसीईआरटी कोर्स है उसके अंतर्गत क्लास 6 की ज्योग्राफी की 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुकी है। आज मैं उसी ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है मैप्स अर्थात मानचित्र। इस वीडियो के माध्यम से हम मानचित्र से संबंधित सारी बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे और हमारी भरसक कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के अंत होते होते आपका चैप्टर भी अंत हो जाए, क्योंकि 6 क्लास के ज्योग्राफी में बहुत संक्षेप में इसका कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो हम सिलेबस के अनुसार ही इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमें उम्मीद है आप लोग अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिकांश से अधिकांश बच्चे को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है मैप्स अर्थात मानचित्र। पहले हम मैप्स पे पहले कुछ और बात कर लेते हैं। मैप्स के से पहले बात करते हैं ग्लोब। ग्लोब के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि ग्लोब क्या है। ग्लोब जो है यह पूरी तरह हमारे अर्थ का एक क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है अर्थात प्रतिनिधित्व करता है। यानी हमारी अर्थ इतनी बड़ी अर्थ को अगर हमको स्टडी करना है तो उसको आसानी से स्टडी करने के लिए ही वैज्ञानिकों द्वारा एक छोटे से वस्तु का निर्माण किया गया जिसमें पूरा का पूरा अर्थ को समेट दिया गया, जिसके माध्यम से हम आसानी से अर्थ के बारे में विस्तृत जानकारी ग्रहण करते हैं। तो वही हमारा ग्लोब हो गया। लेकिन अगर हम अर्थ के किसी एक हिस्से, मान ले किसी देश या किसी राज्य या किसी मोहल्ले, शहर या गांव, इन सब का अगर हमको जानकारी लेना है, इन सब के बारे में हमको जानना है, तो इसके लिए ग्लोब यहाँ आवश्यक नहीं होता। तब यहाँ किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तब यहाँ पर मैप का प्रयोग किया जाता है, नक्शे का, मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। तो जानते हैं ये नक्शा क्या है, ठीक। तो नक्शा जो है या मानचित्र जो है यह किसी भी, मान ले किसी भी चपटी सतह पर या किसी भी कागज के टुकड़े पर किसी शहर या किसी देश का बनाया गया एक खाका, एक प्लान, एक फिगर है मैप। अब आपके मन में एक सवाल उठता होगा और जायज़ भी है कि अगर मान ले किसी देश का हमको एक नक्शा बनाना, पूरे देश का सब कुछ उस पर इंगित करना है एक कागज के टुकड़े पर, यह कैसे पॉसिबल है? किसी देश के दो शहरों के बीच का डिस्टेंस तो बहुत दूर दूर होता है और एक छोटे से कागज के टुकड़े पर यह पॉसिबल कैसे है? आपका सवाल जायज़ है। बट नक्शा जो है इसके लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ का प्रयोग किया जाता है, वो है स्केल अर्थात पैमाना। यानी कि पैमाने के मदद से ही क्या किया जाता है, आगे जानेंगे कि ये स्केल क्या, पैमाने के मदद से ही क्या किया जाता है, जो भी आपकी शहर का जितनी भी डिस्टेंस है उसको क्या क्या है, एक संक्षिप्त रूप में बताया जाता है। मान ले दो शहरों का बीच का डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है, तो उसको आपको नक्शे पर 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। मान ले अगर आप 1000 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर से निरूपित कर रहे हैं तो इसका अर्थ हुआ कि आपने पैमाना कौन सा लिया, आपने पैमाना जो लिया, स्केल जो लिया, वो लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बहुत बड़े देश या बहुत पृथ्वी के बहुत बड़े हिस्से को आप एक कागज के टुकड़े पर उसका जितनी भी चीज़ें हैं एक फिगर के माध्यम से बना सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वही है मानचित्र, मैप। तो मानचित्र समझ गए। अब मानचित्र जो है सभी देश का अपना अपना होता है, सभी गाँवों का भी होता है, सभी तरह के मानचित्र होते हैं। ढेर सारे मानचित्र को संग्रहित करके एक पुस्तक में संग्रहित किया गया है, एक पुस्तक में उसको कलेक्शन किया गया है। तो मैप्स का जो कलेक्शन होता है उसको कहा जाता है एटलस। क्या कहा जाता है? एटलस। आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे। मानचित्र जो है ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो है हम उसके अकॉर्डिंग बात करने जा रहे हैं। आपके सिलेबस में मुख्य रूप से 3 तरह के मानचित्र की बात की गई और जो अधिकतर जगह पर यूज भी होता है वो कौन कौन है? एक है फिजिकल मैप्स, एक है पॉलिटिकल मैप्स और एक है थीमेटिक मैप्स। तो चलिए इसका नाम देख लेते हैं। 3 तरह के मैप्स है। कितने तरह के? 3 तरह के मैप्स की आपके सिलेबस के अंतर्गत चर्चा की गई। एक है फिजिकल मैप, एक कौन सा मैप है? एक है फिजिकल, दूसरा है आपका पॉलिटिकल। मैप्स 3 तरह की होती है, यह आपके सिलेबस में थीमेटिक
ठीक। तो ये 3 तरह की होती है। अब हम जानते हैं बारीकी से कि एक एक करके क्या क्या होता है, फिजिकल क्या होता है, पॉलिटिकल क्या होता है, थीमेटिक मैप्स। फिजिकल मैप जो होता है, आपकी पृथ्वी पर जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें, जितनी भी नेचुरल फीचर्स है, मान ले आपका माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, चाहे वह ओशियंस या प्लेन्स, जो भी है, पर्वत, पठार, नदियाँ, महासागर, जिसे आपने निर्मित नहीं किया, हम और आप निर्मित नहीं किए, बल्कि वो खुद प्रकृति द्वारा निर्मित हुआ, तो उन सब चीज़ों को जिस नक्शे के द्वारा शो किया जाता है, जिस मानचित्र के द्वारा हम लोग दर्शाने की कोशिश करते हैं, वो हो जाता है हमारा, वो हो जाता है फिजिकल मैप्स। ठीक। लेकिन जब हम किसी देश या उस देश में जो राज्य है या किसी शहर या गांव, इन सब के उसके बाउंड्री के साथ, यानी कि उस देश या राज्य की जो बाउंड्री है, उन सब को एक तरह से विस्तृत रूप से जो हम एक मैप पर दर्शाते हैं, जिस मानचित्र में दर्शाने का काम करते हैं, वो हो जाता है पॉलिटिकल मैप। क्लियर। अब हम बात करते हैं थीमेटिक मैप की। कुछ विशेष जानकारी हमको जानना है, मान लो कोई रोड पास हो रहा, उसका नक्शा तैयार करना, रोड मैप बनाना, या कोई वन, ढेर सारा वन है, उसका हमको नक्शा जानना, या कोई इंडस्ट्रीज है, उसका नक्शा जानना, कुछ विशेष तरह की आपको नक्शा जानना है, मानचित्र जानना है, तो उसके लिए जो नक्शा तैयार किया जाता है वो कहलाता है थीमेटिक मैप। और इन तीनों में से सबसे जो उपयुक्त होता है वो होता है पॉलिटिकल मैप, क्योंकि हमें एक ही मैप के जरिए से हमको कई सारी विस्तृत जानकारियाँ मिल जाती है उस देश की। जब हम मान लें किसी देश का अगर हम मानचित्र बना रहे हैं, तो वो हमारा पॉलिटिकल मैप होगा। और जैसे ही देश का मानचित्र बनाएंगे, उस देश में जो भी पर्वत, पठार, जो भी चीज़ होगी, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्रीज हो, उन सारे की नक्शा बाउंड्री के साथ हमको मिल जाएगा। तो विस्तृत जानकारी, सबसे विस्तृत और सटीक जानकारी मिलती है हमको किस मैप के जरिए से, वो है पॉलिटिकल मैप। क्लियर है। अब मैप को भी होता है, मैप को जो निर्माण किया जाता है, इसके लिए 3 महत्वपूर्ण घटक है, 3 कंपोनेंट है, जिसके माध्यम से एक मैप तैयार किया जाता है। कोई भी मैप हो, 3 घटक, वो कौन कौन है? वो 3 कंपोनेंट जो है, पहला है डिस्टेंस, पहला क्या है? डिस्टेंस है, और दूसरा है डायरेक्शन, दूसरा डायरेक्शन, और थर्ड है हमारा सिंबल। मान ले हम कोई नक्शा बनाने जा रहे हैं, किसी देश का नक्शा बनाने जा रहे हैं, उस देश के, मान ले हम अपने राज्य बिहार की ही बात करें, इसका हमको मानचित्र बनाने बोले, और इस मानचित्र को बनाना है, और मान ले हमारे बिहार में जो अररिया और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है, मान ले इसके बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। अब इसको हमको मानचित्र में 100 किलोमीटर नहीं दर्शाना, 100 किलोमीटर हम दर्शाने जाएंगे तो वो मानचित्र थोड़े बनेगा, वो अपने आप में एक राज्य बन जाएगा, जिस राज्य का हम नक्शा बनाने जा रहे हैं। तो 100 किलोमीटर जो हम दर्शाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे? एक पैमाना, एक स्केल का यूज किया जाता है। और स्केल क्या? स्केल जो है, जो वास्तविक डिस्टेंस है पृथ्वी पर जिस जगह का हमको मानचित्र बनाना, उस जगह का जो वास्तविक डिस्टेंस है और जो हमने मानचित्र पर डिस्टेंस को दर्शाया, उनके बीच का अनुपात होता है स्केल, पैमाना। मान ले कि 100 किलोमीटर डिस्टेंस है पूर्णिया और अररिया के बीच का डिस्टेंस, तो उसको हमको अगर मैप पर दर्शाना है, तो उसके लिए हम 1 सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं, 2 सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं, वो आप पे निर्भर करता है आप किस तरह का यूज कर सकते हैं। ठीक। मान ले 2 सेंटीमीटर यूज किए 100 किलोमीटर के लिए, अर्थात आपका पैमाना कौन सा होगा? आपका पैमाना जो हो गया वो 1 सेंटीमीटर हो गया, अर्थात 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर। अब आप जो बिहार राज्य का नक्शा बनाइएगा, उसमें जहाँ भी डिस्टेंस आपको लेना होगा, वहाँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर ही पैमाना लीजिएगा, तब वो आपका मानचित्र सही माना जाएगा। ऐसा नहीं कि कहीं 50 किलोमीटर, कहीं 60, कहीं 100, ऐसा नहीं। एक पैमाना लीजिएगा, जिस भी जगह का बना रहे एक पैमाना लीजिएगा, तो आपका मानचित्र आसानी से बनेगा। तो डिस्टेंस कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक मानचित्र को तैयार करने में। तो सबसे पहला कंपोनेंट हमारा क्या? डिस्टेंस। अगर मान ले बहुत बड़े देश का हमको मानचित्र बनाना, देश का अगर हमको नक्शा बनाना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए स्मॉल स्केल लिया जाता है, छोटा सा पैमाना लिया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी शहरें होती है, बहुत डिस्टेंस हमको इंगित करना पड़ता है मानचित्र पर, इसलिए स्केल हम क्या करते हैं? छोटा लेते हैं। तो उस तरह के मानचित्र को हम कर सकते हैं स्मॉल स्केल मैप, यानी कि छोटा पैमाना वाला मानचित्र। लेकिन जब हम किसी गांव या मोहल्ला का मानचित्र बनाना है, तो उसके लिए गांव ही है छोटा सा, तो उसके लिए बड़ा पैमाना यूज कर लेते हैं। तो उसके लिए उस तरह के मानचित्र को हम लोग लार्जर स्केल मैप कहते हैं, यानी बड़े पैमाने वाला मानचित्र। ठीक। फिर हमारा दूसरा जो कंपोनेंट है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे? आप देखते होंगे किसी भी मानचित्र को आप गौर से देखिएगा, उसके ऊपरी दाहिनी और ऊपर वाले हिस्से में, दाहिनी और ऊपर वाले हिस्से में आपको एक एरो का निशान दिखाई देगा, और वहाँ लिखा रहता है उत्तर, अर्थात वो जो ऊपर वाला हिस्सा वो उत्तर डायरेक्शन को शो करता है, सिर्फ वही डायरेक्शन आपको दिखाएगा मानचित्र में। तो आप उससे अन्य 3 जो मुख्य डायरेक्शन है,
पूरब, पश्चिम और दक्षिण, इन 3 डायरेक्शन को आसानी से ज्ञात कर लेंगे, इसीलिए उत्तर डायरेक्शन को वहाँ बताया जाता है किसी भी मानचित्र में। लेकिन जब आप एक यंत्र का नाम सुनेंगे कंपास, कंपास एक ऐसी डिवाइस है जो डायरेक्शन को दर्शाने में, जो डायरेक्शन का पता लगाने में हमारी मदद करता है। और कंपास में एक मैग्नेटिक नीडल होता है, मैग्नेटिक सुई होता है, जो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या करता है, टर्न किया रहता है, हमेशा उसी ओर घुमा रहता है। ठीक, तो ये जो कंपास है इसमें मुख्य रूप से 4 डायरेक्शन होते हैं, एक उत्तर, एक दक्षिण, एक पूरब, एक पश्चिम। ये चारों डायरेक्शन क्या करता है, किसी भी मानचित्र को किसी भी मानचित्र का डायरेक्शन आपको जानना है तो वो हमारी मदद करता है। और ये जो 4 डायरेक्शन है कंपास के अंतर्गत, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ये चारों डायरेक्शन को कहा जाता है कार्डिनल पॉइंट्स। ठीक है, तो कंपास समझ गया। और कंपास का कहा जाता है आविष्कार 11वीं-12वीं शताब्दी में चाइना के एक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, इसका इन्वेंशन। ठीक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और तीसरा हमारा और लास्ट कंपोनेंट है सिंबल। यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी मानचित्र को तैयार करने के लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मान लें हम किसी देश का मानचित्र बना रहे, उस देश में नदियां हैं, सड़कें हैं, पुल है, रेलवे लाइन है, स्टेशन है, पहाड़ है, तो उसको तो हम ऐसे जितना बड़ा पहाड़ है वैसे पहाड़ कैसे बना सकते हैं, उतना बड़ा पहाड़ एक छोटे से कागज के टुकड़े संभव नहीं, तब वो तो मानचित्र नहीं कहलाएगा। इसीलिए उन सब चीज़ों के लिए एक सिंबल का प्रयोग किया जाता है, एक संकेत का प्रयोग किया जाता है, जिसको जो हमारे इम्पोर्टेंट है सिंबल हमारे मानचित्र के लिए। और ये जो होता है, ये जो सिंबल होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सहमति बनी हुई है कि किस चीज़ के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण आपको हम बता देते हैं, जैसे वाटर के लिए, अगर विश्व का कोई भी देश अगर मानचित्र बनाएगा अपने देश का, तो वहाँ जो वाटर होगा, कहीं भी वाटर होगा, तो वाटर के लिए वो ब्लू कलर का प्रयोग करेगा, ब्लू कलर का प्रयोग करेगा वाटर के लिए। फिर अगर मान ले माउंटेन है उस देश में, माउंटेन बोले तो पर्वत है, तो उसके लिए वो ब्राउन कलर का यूज करता है, भूरे कलर का। ठीक, और अगर मान ले प्लेट्यू है मतलब पठार, उसके लिए ये येलो कलर का यूज करता है। और फिर मान ले हमारा है प्लेन्स यानी मैदान, इसके लिए ये ग्रीन कलर का यूज करता। और जो रोड 4 लाइन रोड होता है तो उसके लिए मोटी मोटी दिखाया जाता है सिंबल में, और 1 लाइन रोड है तो इसके लिए सिंबल डॉट 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 दिखाया जाता है। इस तरह से कच्ची सड़कें के लिए, नदियाँ के लिए, रेलवे लाइन के लिए, इस तरह से सिंबल के माध्यम से दिखाया जाता है। अगर आप अपने अपने बुक को देखिएगा उलट के, तो उसमें आपकी सारी जो डाटा, कुछ महत्वपूर्ण जो सिंबल है वो दिखाया गया है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सहमति बन चुकी है जिस चीज़ की सिंबल की, उन सारे सिंबल्स को कहा जाता है कन्वेंशनल सिंबल, अर्थात रूढ़ संकेत, इसको हिंदी में कहते हैं कन्वेंशनल सिंबल, जिसका प्रयोग मानचित्र में सभी देश करते हैं, सभी देश एक तरह से करते हैं। अगर पानी का प्रयोग कर, पानी दिखाना है मानचित्र में जिस जगह पर, तो वहाँ ब्लू कलर का सभी देश करेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सहमति बन चुकी है। ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है तीसरा सिंबल। क्लियर है। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा एक स्केच, 2 ही टॉपिक बचा, एक स्केच। और जब मान ले कि आपको किसी मित्र के यहाँ जाना और आपको उसका डायरेक्शन नहीं पता है, ठीक, अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता तो मित्र के यहाँ जाना, उसका दिशा नहीं पता है, उसका जानकारी नहीं पता, एड्रेस नहीं पता, तो आप अपने मित्र से मदद लेंगे। तो वो मित्र क्या करेगा, आपको एक कच्चा मार्ग दिखाएगा, ऐसे ऐसे करके आओ, यहाँ ये मिलेगा, यहाँ दिखाता है अक्सर, भाई यहाँ आओ, यहाँ पे चौक होगा, ये मिलेगा, फिर आगे मोड़ लेना। इस तरह से जो आपको कच्चा मानचित्र बनाया जाता है मन में कि ऐसे ऐसे आओ, ये मानचित्र क्या कहलाता है, स्केच कहलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेखा चित्र। क्या कहलाता है, स्केच यानी रेखा चित्र कहलाता है। ठीक। और हमारा लास्ट है प्लान यानी खाका। प्लान यानी खाका। प्लान में क्या होता है, इसमें जो होता है, मान लें हम मानचित्र में मानचित्र में हम क्या कर सकते हैं, मानचित्र में तो सिर्फ शहरों का मानचित्र बना सकते हैं, मोहल्लों को बना सकते हैं, लेकिन किसी गांव में मानचित्र बनाना, किसी गांव का, उस गांव का घर का लंबाई और चौड़ाई का हमको जानना है कि कितना लंबा है कितना चौड़ा है, तो उसके लिए मानचित्र वहाँ थोड़ा प्रयोग होता है, वहाँ प्लान यानी खाका प्रयोग किया जाता है। तो प्लान जो है वह मानचित्र से कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमको गाँव या शहरों का क्या बनाना, रूम का खाका तैयार करना है। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि आपकी चैप्टर आज पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। ये मात्र इतनी छोटी सी कॉन्सेप्ट है, हमने बता दिया कि मैप्स क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं और कौन सबसे विस्तृत जानकारी देता है, पॉलिटिकल मैप्स, और जितनी भी कंपोनेंट है, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है हमने बताने की कोशिश की। हमें उम्मीद है आप लोग
इस चैप्टर से रिलेटेड सारी एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा, वो बनेगा। भले आपको लगता होगा कि इतने छोटे वीडियो में हमारे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया गया, क्या इसमें कवर कराएगा, लेकिन हमने सारी की सारी कॉन्सेप्ट बता दी जो आपके चैप्टर में, अगर आप कभी भी अपने बुक को उल्टा के देखिएगा तो सारी की सारी कॉन्सेप्ट मिल जाएगी। हमने जो भी कॉन्सेप्ट बताया वो सारी की सारी कॉन्सेप्ट मिल जाएगी, सब की सब फैक्ट हमने बता दी। और एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तब आप कहिएगा कि इतनी छोटी वीडियो में कैसे आपने चैप्टर कंप्लीट कर दिया। सारी कॉन्सेप्ट हमने बता दी जो महत्वपूर्ण है, जो आपके सिलेबस में, जो 6 लेवल का सिलेबस में होना चाहिए, वो सारी हमने कवर करा दी। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। हमारा नया चैप्टर होगा मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जो हमारा 5वां चैप्टर होगा। और हम अगले चैप्टर लेकर आएंगे बहुत ही जल्द। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।